नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया हैं। तो आज से हम जो प्लेलिस्ट बना रहे हैं उस प्लेलिस्ट का नाम है आईवी फ्लूइड्स। तो ये जो वीडियोज़ हैं ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए होगा, कॉमन पीपल्स भी देख सकते हैं उनके नॉलेज के लिए। तो आईवी फ्लूइड्स के प्लेलिस्ट में सबसे पहला जो हमारा आज का वीडियो है वह है नॉर्मल सलाइन का, एनएस के ऊपर। तो जो ये एनएस है मार्केट में 100 ml, 250 ml, 500 ml एंड 1 लीटर। तो इसे कई बार 0.9% एनएस भी कहा जाता है। तो 0.9% एनएस क्यों कहा जाता है? इसके अंदर सोडियम एंड क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो 9 ग्राम्स का होता है। 9 ग्राम्स पर लीटर सोडियम एंड क्लोराइड रहता है, इसलिए इसे 0.9% सलाइन भी कहते हैं। तो ये 0.9% सलाइन भी होता है, और ये 3% एनएस के, फिर 1.5%, 0.45%, ये 3 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में भी मार्केट्स में अवेलेबल है। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसका फार्माकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये क्या करता है बेसिकली कि अपना जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जाकर फ्लूइड्स को इंक्रीज करता है। अपने को पता है कि सोडियम एंड क्लोराइड जो है वो अपने एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में अवेलेबल होते हैं। तो ये क्या करेगा बेसिकली फार्माकोलॉजिकल, इसका इंपॉर्टेंस अपन देखेंगे तो ये है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जाएगा और वहाँ पर जाके सोडियम एंड क्लोराइड बेसिकली वहाँ के जो फ्लूइड्स हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, उनका अमाउंट बढ़ाएंगे। उसके बाद आता है इसके यूजेस क्या है, जो कि आपने हॉस्पिटल्स में बहुत बार देखा होगा कि फिजिशियन या फिर कंसल्टेंट जो है वो लिखते हैं कि इसको एनएस, इसको आरएल। तो कई बार अपन बहुत कंफ्यूज रहते हैं, यार इसको एनएस क्यों दे दिया, इसको आरएल क्यों दे दिया, अपने को पता नहीं होता। तो बेसिकली आज मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ एनएस के बारे में। तो जो एनएस है, एनएस का क्या होता है कि अपन ने पेशेंट देखा होगा कि डायरिया का पेशेंट है, वॉमिटिंग का पेशेंट है, डायलिसिस पेशेंट को हुआ है, या फिर बहुत स्वेटिंग है, वीकनेस है, तो अपन उसको एनएस लगाते हैं। तो बेसिकली ये करता क्या है, जो फ्लूइड अभी डायलिसिस में क्या होगा, बॉडी से वाटर एंड सॉल्ट निकलेगा, तो क्या करना है अपने को, रिप्लेस करना है वाटर एंड सॉल्ट को। तो टू रिप्लेस वाटर एंड सॉल्ट अपन क्या देते हैं पेशेंट को, एनएस। ये अपना सबसे पहला यूज़ हो गया। सेकेंड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक। जो क्या है सेकेंड इसका यूज़, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक। तो बेसिकली क्या होता है, हाइपोवॉलेमिक शॉक में जो अपना इंटरवस्कुलर कंपार्टमेंट है, इंटरवस्कुलर कंपार्टमेंट कम हो जाता है। तो और एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ, जो इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट है इट इज़ पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट। तो अभी मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि फार्माकोलॉजिकल इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्या करेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जाके वहाँ के फ्लूइड्स को इंक्रीज करेगा। तो अभी क्या होगा कि पेशेंट को हाइपोवॉलेमिक शॉक हुआ है, हाइपोवॉलेमिक शॉक हुआ है तो उसमें क्या होगा, इंट्रावस्कुलर कंपार्टमेंट कम हो जाएगा, इंटरवस्कुलर कंपार्टमेंट कम हो गया, फ्लूइड्स वहाँ पर कम हो गए, तो अपन क्या देंगे पेशेंट को, एनएस देंगे, नॉर्मल सलाइन देंगे। तो ये क्या करेगा, वहाँ पे जाके बेसिकली जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर में जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर में जाके वहाँ के फ्लूइड्स इंक्रीज करेगा, वहाँ के कॉन्सेंट्रेशन जो सोडियम एंड क्लोराइड की उसको इंक्रीज करेगा, वो इंक्रीज होते साथ साथ इंटरवस्कुलर कंपार्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ये उसका दूसरा यूज़ हो गया। अब तीसरा यूज़ क्या है इसका, इसको यूज़ करते फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोनाइट्रेमिया। तो हाइपोनाइट्रेमिया के ट्रीटमेंट का एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि जो हाइपोनाइट्रेमिया डिजीज़ है, जो डायग्नोसिस है, उसको नॉर्मल सलाइन से ट्रीट करना एक अलग ही गेम है उसका। तो उसमें एक दिन हम फुर्सत से बात करेंगे। तो अभी तीसरा जो उसका यूज़ है वो क्या है, यूज़ ऑफ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोनाइट्रेमिया। अब चौथा उसका यूज़ क्या है, एज अ डाइल्यूएंट। आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि नॉर्मल सलाइन को इंजेक्शंस में डाइल्यूट करके पेशेंट को देते हैं। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं उनको, उसमें आईवी एंटीबायोटिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो इंट्रावेनसली दिया जाता है, उसमें डिसॉल्व करते हैं एनएस के साथ और उसको पेशेंट को इंट्रावेनसली पुश करते हैं। ये हो गया इसका चौथा यूज़, एज अ डाइल्यूएंट। पाँचों इसका यूज़ है एज अ इरीगेशन, मीन्स सिंचाई। तो अभी इरीगेशंस कब करते हैं, बहुत टाइम सर्जरीज में। अभी मेजर सर्जरीज चालू है, मेजर सर्जरीज छोड़ो, माइनर चीज़ की बात करते हैं। अभी पेशेंट आपके पास आया है ओपीडी में या फिर हॉस्पिटल में या फिर कैजुअलिटी में कि उसे लग गया है, आरटीए का है, गिर गया है कहीं से, एक्सीडेंट हो गया है, तो वुंड जो हुआ है, जो घाव हुई है, उस घाव को साफ़ करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एनएस का यूज़ करते हैं। बेसिकली एनएस को डाला जाता है
उससे अच्छे से क्लीन किया जाता है। फिर H2O2 हो गया, फिर उसे हम ड्रेसिंग करते हैं। तो इसका पाँचों यूज़ मैंने आपको क्या बताया, एज ए इरीगेशन, जो सर्जरीज में हो गया, वुंड क्लीनिंग में हो गया, इसका यूज़ NS का किया जाता है। फिर एक छठवां यूज़ है पॉइजनिंग में। किसी पेशेंट ने पॉइजन कंजम्पशन किया है, जो कि ऑर्गन फॉस्फोरस ग्रुप के पॉइजन्स होते हैं, पेशेंट ने लिया है, ऑर्गन फॉस्फोरस हो गया, फिनाइल हो गया, कोई ड्रग्स लिया है, मेडिसिन खा लिए है, उसकी पॉइजनिंग हुई है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं कि पेशेंट को राइल्स ट्यूब डालते हैं। राइल्स ट्यूब डालने के बाद उस राइल्स ट्यूब को हम नॉर्मल सलाइन के साथ कनेक्ट करते हैं। उसको क्या कहते हैं, वॉश देते हैं अपन पेशेंट को किसी नॉर्मल सलाइन से। तो इसका यूज़ पॉइजनिंग में भी हो जाता है। ये तो ये यूज़ हो गया, हमने 6 यूज़ की बात की। एक बार हम फटाक से रिवीजन कर लेते हैं। पहला यूज़ क्या था कि डायरिया में, वोमिटिंग में, डायरोसिस में, और पेशेंट को अगर प्रोफेस स्वेटिंग है तो उसमें यूज़ करते हैं। फिर दूसरा यूज़ हमने क्या देखा था, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। उसके बाद हमने तीसरा यूज़ क्या देखा था, ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोनाइट्रेमिया। चौथा यूज़ क्या देखा था, एज ए डायल्यूएंट। पाँचवा यूज़ हमने क्या देखा था, एज ए इरीगेशन। छठवां यूज़ हमने क्या देखा, पॉइजनिंग के पेशेंट में। अब इसकी हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करते हैं। एक बात मैं आपको बताता हूँ, मतलब मैंने जो मेरे क्लिनिकल देखे हैं और सीखते समय मैंने एक ये देखा कि आपको यूज़ से ज़्यादा कॉन्ट्रा इंडिकेशन सबसे आना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखो, पेशेंट को अगर आपने कॉन्ट्रा इंडिकेटेड चीज़ें दे दी तो पेशेंट बैड हो सकता है, आपका उसकी प्रोग्नोसिस बैड हो सकती है। तो मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि यूज़ वगैरह सब आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी जो कमांड है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड चीज़ों पे और साइड इफ़ेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड आपकी होनी चाहिए। तो अभी जो नॉर्मल सलाइन आप हॉस्पिटल्स में देते हैं तो उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है। अगर पेशेंट हाइपरटेंशन का है, अपने को पता है हाइपरटेंशन कैसे होता है, सॉल्ट, NS में क्या है, सॉल्ट। तो अगर कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट है, आपकी कैजुअलिटी में आया पेशेंट, आपकी OPD में आया, उसको वीकनेस है, उसका BP सपोज करो 180/100 है, 180/100 BP है, और आपने पेशेंट को नॉर्मल सलाइन दे दी, मीन्स क्या कर रहे हो आप, पेशेंट को बैड कर रहे हो। आप पेशेंट का जो BP और बढ़ेगा ना, क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट वहाँ पे नॉर्मल सलाइन जाएगा, Na और Cl जाएगा, क्या करेगा, BP और बढ़ेगा पेशेंट का। तो अपने को क्या करना है, हाइपरटेंशन के पेशेंट में जिसके BP ज़्यादा है उसे नहीं देना है, क्या नहीं देना है, नॉर्मल सलाइन उसे नहीं देना है, ठीक है। और दूसरा इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, प्री एक्लेम्शिया के पेशेंट में। प्री एक्लेम्शिया जो कि गायनिक का है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ प्री एक्लेम्शिया के बारे में। प्री एक्लेम्शिया का ट्रिक है याद रखने का। तो एक्लेम्शिया मतलब क्या होता है कि प्रेग्नेंट लेडी है, वो उसके BP काफ़ी ज़्यादा है, पैरों में काफ़ी सूज है, तो उस कंडीशन में प्री एक्लेम्शिया है, उसमें भी पेशेंट को NS नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि जो उसका एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट ऑलरेडी एकदम पिक पे है। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड्स ऑलरेडी एकदम ज़्यादा भरे हुए हैं, उसे हम और ऊपर से फ्लूइड देंगे, उसका एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट और बढ़ाएंगे तो पेशेंट बैड हो सकता है। तो प्री एक्लेम्शिया में नहीं देना। तो प्री एक्लेम्शिया याद करने के लिए ट्रिक है, P फॉर प्रोटीनूरिया, R फॉर रेज्ड BP, E फॉर इडिमा। तो ये 3 चीज़ें हैं प्री एक्लेम्शिया के लिए याद करने के लिए। पहले प्री एक्लेम्शिया होता है, बाद में एक्लेम्शिया होता है। एक्लेम्शिया में सीजर्स वगैरह पेशेंट को आता है। तो प्री एक्लेम्शिया याद करने के मैंने ट्रिक्स आज आपको बता दी है। P फॉर प्रोटीनूरिया, R फॉर रेज्ड BP, E फॉर इडिमा। तो इससे क्या दिख रहा है, पेशेंट का ऑलरेडी एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट रेज्ड है, इंक्रीज्ड है, फ्लूइड वहाँ पर ज़्यादा है। तो इस पेशेंट को भी अपने को क्या है, नहीं देना है। कई बुक में ऐसा लिखा है कि बहुत ही यंग बच्चे हैं या फिर एल्डरली है, बहुत ही एल्डर है, उन्हें भी नॉर्मल सलाइन नहीं देना चाहिए। तो बच्चों को आइसोलेट P वगैरह देते हो, अलग बात है। यंगस्टर्स में भी बोला गया है, एल्डर जो काफ़ी उम्र में ज़्यादा है उन्हें भी नहीं देना है। उसके पीछे का अभी तक कुछ रीज़न ऐसा बताया गया है कि उनके जो किडनी पे लोड आएगा वगैरह वगैरह, बट वो क्लिनिकली देखकर अपन डिसाइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन मानना है नॉर्मल सलाइन का, वो 2 ही है। पहला हाइपरटेंशन है पेशेंट को, और दूसरा प्री एक्लेम्शिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही हम आगे धीरे धीरे वीडियोस बनाएंगे, आई फ्लूइड्स के ऊपर कंप्लीट करेंगे। कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई दे दूँगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताइएगा। थैंक यू।
सी यू सून.